आज का सिनेरियो और आने वाले दिनों का सिनेरियो दोनों आपके सामने रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में आउटलुक बताने के लिए आज हमारे साथ मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिहिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय दिया। अच्छे लग रहे हैं आपसे और अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके भी। मीर, आप 2021 के बारे में ना ज़्यादातर हमने एनालिस्ट से जो बातचीत की वो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लक एंड द स्किल। 2021 के अंदर लक ने ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी ने ज़्यादा काम किया बजाय स्किल्स के। स्किल सिर्फ इतनी थी कि आपको गिरे हुए शेयर को पकड़ना था, अच्छे शेयर देखने थे और प्लस कर लेना था और अच्छे पैसे बने। 2022 में क्या होगा? 2022 में हमको करना क्या होगा? हमको किस जगह ज़्यादा फोकस करना है? हमारी स्किल क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन थैंक योर यू। चैनल एंड विश यू एंड द व्यूअर्स अ वेरी गुड 2022। आपको भी। सो जैसे आपने कहा 2022 में स्किल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन देखिए लक तो सब जगह चाहिए ही। तो हम 2020 में भी काफी लकी रहे एज अ मार्केट एंड एज अ कंट्री, और 2021 में भी एज अ मार्केट काफी लकी रहे। तो लक का रोल तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन आप सही कह रहे हैं, स्किल थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी ये टाइम पे, क्योंकि जो जो वैल्यूएशन जो कंफर्ट थी 2020 और 2021 में, वो कंफर्ट थोड़ी कम हुई है। लेकिन अगर ब्रॉड पिक्चर देखें तो एक जो बैकड्रॉप इंडिया के लिए है वो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि 2020 और 21 में हमने ये देखा कि जो यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने जिस तरह से स्टिमुलस किया था, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमीज बहुत जल्दी रिकवर हो गई। इंडिया जिसने कम स्टिमुलस किया, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम है, उसकी रिकवरी लैग से हो रही है। लेकिन द गुड थिंग इज 2022 में माहौल ये बन रहा है कि यूएस यूरोप का जो पीक है वो शायद हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड द स्टिमुलस। और इंडिया का जो है अब रिकवरी शुरू हो रहा, इंडिया की जो है वो रिकवरी शुरू हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ग्लोबल व्यू लेके रखा था, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मार्केट्स में करी थी, और परफॉर्मेंस भी यूएस मार्केट ने बहुत अच्छी दी है। इंडिया ने भी अच्छा किया, लेकिन यूएस मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उससे मुझे लग रहा है अटेंशन इंडिया पे ज्यादा आएगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखे हैं बाजार में, तो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो बैकड्रॉप है अच्छा बन रहा है। राइट। मॉर्निंग मिहिर, प्लेजर टू हैव यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। आपसे जब भी हमने बात की तो हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हमेशा दिखी है। इंडिया के डोमेस्टिक फ्रंट पे कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर बुलिश होने के रीजंस भी हैं। अगर आपको कुछ रीजंस काउंट करने हो जो जो कंटिन्यूड रहेंगे 2022 में भी, तो वो कौन से टॉप रीजंस होंगे? बिल्कुल। एक तो मैंने ये कहा कि रिलेटिवली स्पीकिंग अब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर दिखेगी, क्योंकि हमारी रिकवरी अब हो रही है। जो डैमेज कोविड वगैरह से हुआ था उसकी रिकवरी धीरे धीरे करके हो रही है। और अगर ये ओमिक्रॉन का वेव ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है जिस तरह से बिजनेस रिजम्पशन हो रही है, जिस तरह से एक्टिविटी इंडेक्सेस हमें अच्छी तरह से इंक्रीज दिख रही है, तो उस तरह से वी आर वेल ऑन आवर वे टू अ गुड सिक्लिकल रिकवरी। सो जो बिग पिक्चर में देखें तो जो इंडियन कंज्यूमर था उसकी जो स्पेंडिंग थी वो शायद कम हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स इनकम लेवल्स कम हुए थे और सेविंग्स ज्यादा रखते हैं लोग जब इस तरह से सिचुएशन होती है पैंडेमिक जैसी। तो वो सारी जो डिमांड है वो पेंट अप है, वो अब धीरे धीरे करके हमें दिखेगी। आईटी सेक्टर और जो व्हाइट कॉलर सेक्टर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन अच्छी हो रही है, तो हाउसिंग डिमांड हमें अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री, जो मेजर सिटीज में अगर हम देखें जो ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट है उसमें अच्छी डिमांड दिख रही है। दूसरी ये जो हमने जो जस्ट बिफोर ये कोरोना 2000 मार्च 20 में जब कोरोना हिट हुआ, उसके पहले जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे और उसके बाद भी जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सितंबर 2019 में हमने टैक्स कट्स किए कॉर्पोरेट्स के लिए जो नया इन्वेस्टमेंट में इंडिया में लाएंगे, और 2019 2021 में हमने बहुत सारे सेक्टर्स को पीएलआई में इंक्लूड किया है, और उसकी हम जो है एक्टिविटी काफी अच्छी तरह से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, काफी सारे जो सेगमेंट्स है जहां हम इंपोर्ट करते हैं उसकी सब्सटीट्यूशन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट 2.5 साल में जिस तरह से एक जो मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है वो अच्छा ट्रैक्शन दिखाएगी, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो काफी 5-7 सालों से जो स्लो रहा है वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके आएगा। रियल एस्टेट और इंफ्रा में तो गवर्नमेंट का फोकस है ही, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रा और जो रोड बिल्डिंग है उसमें कंटिन्यू रहेगी।
तो काफी सारे जो लोकल सेगमेंट्स हैं उसमें एक अच्छी स्टोरी बन रही है। मीर, इस बार के बजट के अंदर जब निर्मला सीतारमन बोल रहे होंगे तो उनका कंफर्ट फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पिछले 2 साल में, क्योंकि पिछले 2 साल में तो क्या था कि वो कोविड और कोविड के आसपास की चीज़ों को ही सिर्फ मैनेज कर रहे थे। अब उनके पास एक अच्छी रिकवरी का बेस है और आगे चल के फिर से देश को लीड करने का एक ग्रोथ प्लान होगा। तो जब निर्मला सीतारमन इस बार बजट में बोल रही होंगी, आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोल रही होंगी, किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को लेकर ज़्यादा बुलिश होंगी? बिल्कुल, देखिए, एक अच्छी बात ये हुई है कि जिस तरह से जो टैक्स रेट्स हमारे और टैक्स स्लैब्स इंडिया में बन गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, तो बजट में वो टिंकरिंग का स्कोप काफी कम हो गया है। तो ज्यादा इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि गवर्नमेंट का फोकस किस डायरेक्शन में है। तो आपने जैसे कहा, वर्ड्स विल बी मोर इम्पोर्टेंट, नंबर्स में तो इतना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ ट्वीक्स, बट दिस थीम ऑफ बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट जॉब्स बाय इंडिया में जॉब क्रिएशन कैसे करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैसे करें, इतने हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे रिड्यूस करें, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में बना के, और प्लस एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ाए, ताकि हमारी कंट्री में जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है एक्सेट्रा वो ना होए और जॉब क्रिएशन इंडिया में रहे। तो ये मुझे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कम करना, ईज ऑफ बिजनेस, more rationalization of taxes in a small way if required, and of course a lot of spending on health, education and job creation, especially जो मनरेगा है उसका आउटले भी बढ़ाएंगे। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2-3 बड़े इलेक्शंस भी आ रहे हैं नेक्स्ट 1-1.5 साल में, तो उसकी वजह से थोड़ी जो स्पीच है वो शायद थोड़ी पॉपुलिस्ट भी हो सकती है, बट आई एम नॉट टू वरीड क्योंकि टैक्स कलेक्शंस काफी अच्छे हैं। राइट, बिल्कुल। मिहिर, जब इस साल को हम थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें, भले इस दिसंबर को छोड़ दें, नवंबर मिड को छोड़ दें, जहां पर एफआईज की तरफ से कैश में सेलिंग हो रही हो, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे एफपीओस के थ्रू डेट्स में भी, डेट फंड्स में भी, डेट में भी, बॉन्ड बाइंग में भी बहुत अच्छी फिगर्स आई हैं, जो ऑफकोर्स अपने आप में एक बड़ी स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है। आई वाज जस्ट रीडिंग, लगभग $4.5 बिलियन सिर्फ इस साल में डेट में पार्क हुए हैं, जस्ट बिकॉज इंडिया की ग्लोबल इंडेक्स में अब एंट्री रीजिग हुई है। आपको लगता है ये भी एक बड़ा ट्रिगर है जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है? बिल्कुल, एक तो ये होगा कि नेक्स्ट ईयर अच्छा चांस है कि इंडिया जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में इंक्लूड हो जाएगा, और बजट की बात करें तो शायद 1-2 छोटे टैक्स ट्वीक्स हैं फॉरेनर्स के लिए, वो शायद अनाउंस किए जाएं बजट में, जिसकी वजह से द इंक्लूजन इन द बॉन्ड इंडेक्स जो है वो इजी हो जाएगा, और इसकी वजह से कम से कम $15 बिलियन इंडिया में आ सकते हैं एन्युअली इनटू बॉन्ड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज वेल एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी उसके लिए लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के लिए काफी फायदा हो सकता है। करेंसी को भी फायदा होगा, रुपी ज्यादा स्टेबल रहेगा पहले से, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बिजनेसेस के लिए कम हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज होगी जब इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएगा। मेरी इस बार फिर से जनवरी में अर्निंग्स आएंगी, तो इस बार की अर्निंग्स से एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि लास्ट टाइम तो हम सिर्फ यही कंपेयर करते रह गए अर्निंग्स में कि अच्छा प्री कोविड वाले लेवल पे पहुंची कि नहीं पहुंची इंडस्ट्रीज़, उनके नंबर्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्जिन्स वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे। इस बार की अर्निंग में नोटिसेबल पॉइंट क्या होगा? अगर वो नोटिसेबल पॉइंट अगर किसी सेगमेंट में मिल सकता है तो किस सेक्टर में मिल सकता है? देखिए, 2-3 चीज हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो बैंकिंग में जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स थी, मोरेटोरियम वाली जो लोन्स थी, अब तो नहीं रही, तो एनपीए के ट्रेंड्स क्या है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। हमारा ओवरऑल व्यू तो ये है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां तो काफी हेल्दी सिचुएशन है। माइक्रो फाइनेंस और जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं वहां पे अभी भी स्ट्रेस है। तो इसके लिंक जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं उसमें क्या ट्रेंड्स है, एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। दूसरी चीज है कि इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से मार्जिन हमने देखे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इवन डिस्क्रिशनरी कंपनीज लाइक पेंट, ऑटोमोबाइल्स में वहां पे मार्जिन प्रेशर्स थोड़े दिखे थे लास्ट क्वार्टर में। हमें लगता है कि वो प्रेशर शायद अभी भी कंटिन्यू होंगे, और अगर नहीं हुए और पास ऑन किए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, देन वी आर बैक टू नॉर्मल। तो एक मार्जिन प्रेशर इन्फ्लेशन के वजह से और एक जो एनपीए ट्रेंड्स हैं वो हम देखने की ट्राई कर रहे हैं।
राइट ऐसे में मिहिर आपको क्या लगता है, आप कहाँ फोकस रखेंगे 2022 में? कौन से सेक्टर्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, या कौन से क्योंकि हमने देखा इस साल मेटल्स ने, इस साल रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हो सकते हैं अगले साल के लिए? जैसे मैंने कहा, मेरा तो होप और व्यू यही है कि अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा फास्ट ग्रो करे, और हमें लग रहा है करेगी भी ऑन अ रिलेटिव बेसिस। तो जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले तो अगर इकोनॉमी अच्छी करती है तो फाइनेंशियल्स और बैंक्स तो अच्छे ही करते हैं। तो बैंकिंग में डेफिनेटली एक वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, जिस तरह से लास्ट 2-3 महीने में अंडर परफॉर्म किए हैं। तो बैंकिंग इज वन सेक्टर टू लुक आउट फॉर। और जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, खास करके पैसेंजर कार्स में हम अच्छा ट्रैक्शन देखने की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं। प्लस टू व्हीलर्स जो रूरल डिमांड से लिंक्ड है और ईवी की थ्रेट है, तो वहां पे हम न्यूट्रल है, लेकिन डिमांड डेफिनेटली हमें देखनी पड़ेगी एट द इंडस्ट्री लेवल, क्योंकि उससे काफी सारी दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं। एंड प्लस जो होम बिल्डिंग लिंक्ड सेगमेंट्स है, जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट लिंक, अगेन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, जो लिंक सेगमेंट्स हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर स्कोप है तो वैल्यूएशंस अभी भी अच्छे हैं, क्योंकि अब तक जो हमारी व्यू थी वो ज्यादा ग्लोबल ओरिएंटेड थी, तो हम आईटी वगैरह में ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव थे। आईटी में हम अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन पहले से कम, अब ज्यादा रिलेटिवली हम अगर देखें तो ज्यादा डोमेस्टिक सेक्टर्स में ध्यान रखेंगे। मीर, अभी आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करवाई थी कि हो सकता है हम आने वाले दिनों में ये भी देखें कि जो प्राइवेट कंपनी का कैपेक्स है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे। ये मैं प्राइवेट कंपनी के कैपेक्स को तो खैर नोटिस करूंगा, एक और चीज़ मेरे को जो लग रही है वो जरा सरकारी खेमे की तरफ आ जाता हूँ। सरकार ने पुरजोर कोशिश कर रखी है कि वो सरकारी कंपनीज की वैल्यूएशन को नोटिस करवाए लोगों को, या तो उनके बिजनेस से नोटिस करवाए, या तो उनकी वैल्यूएशन को ऐसा जज कर दे कि उसको जो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़े वो इजीली हो जाए। तो आप गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनी जहाँ पे सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी थीम है, वहाँ पे कोई अच्छा बस देखते हैं? क्योंकि सरकार ने श्री गणेश तो कर ही दी ना एयर इंडिया नॉन लिस्टेड के साथ, हालांकि शुरुआत बीपीसीएल के साथ हुई थी, लेकिन पहला नंबर आ गया एयर इंडिया का। डेफिनेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो है, जो इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन लास्ट 2-2.5 साल से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन इतने पैसे बने नहीं है। तो मैं वेल द डायरेक्शन इज गुड, बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल, so I would not take a big call on that. ऑलराइट ऐसे में मीर, आपने हालांकि कुछ थीम्स और स्टॉक्स की बात तो की, आपने बताया ऑटो की थीम पर यस वी वुड लाइक टू सीक मोर क्लैरिटी। आपको लगता है क्योंकि एक अंडर परफॉर्मेंस रही थी और अब मारुति की तरफ से भी ये बात आ रही है कि वो प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहते हैं, किसी तरह की डिलेज ना हो, तो ये जो एक अंडर परफॉर्मेंस, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, दे आर लाइक वी आर बिहाइंड अस, वर्स्ट, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस नाउ। अब इन सब चीज़ों से ऊपर निकलकर शायद इस अगले साल में अब ऑटो स्पेस से बेटर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स, कार्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा 2-3 चीजें एक साथ आ गई थी। एक तो 2019 ऑनवर्ड्स हमने डिमांड स्लो डाउन देखी है, तो काफी 2-3 साल का जो ग्रोथ है वो लैकलस्टर रहा है। तो ऑब्वियसली इन अ कंट्री वेयर पीपल नीड पर्सनल ट्रांसपोर्ट, ये इतना तो स्लगिश ग्रोथ इतने देर के लिए तो नहीं हो सकता। और अब सेमीकंडक्टर की वजह से जो प्रोडक्शन कट्स हुए थे, बॉटलनेक्स हो रही थी, वो भी कम हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तो डिमांड साइड पे भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन भी मैचअप करेगा। तो खास करके पैसेंजर व्हीकल्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं, उस तरह से ये जो 2022 है वो अच्छा लो बेस से शुरू हो रहा है, अर्निंग्स के भी और डिमांड के भी। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर साइंस ऑफ ग्रोथ देयर। मीर, अभी मैं आपकी एक तस्वीर देख रहा था, शायद क्रिसमस की है, आप प्लेडियम मॉल गए थे क्या फिनिक्स में? वहाँ पे एक फोटो है, सेल्फी खींची हुई है आपकी। यस। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो मतलब घूम फिर रहे हैं आप भी, लेकिन हाँ वो मेरा पहला विजिट था मेरा कोरोना के बाद। अच्छा, वो पहला विजिट था, वो अच्छे से आपने मास्क भी डाला हुआ है। तो एक्चुअली ना जब इस फोटोग्राफ को देखा तभी मेरे को एक क्वेश्चन आया आपसे पूछने का कि आपको लग रहा है कि जो ओपन अप थीम है इसमें अभी भी काफ़ी दम है? क्योंकि 1.5-2 साल के बाद जिस तरह की रिकवरी हमने देखी है, चाहे वो टूरिज्म में है, चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस में है, इसमें अभी भी काफ़ी दम है। ये थर्ड वेव को ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी, आपको अभी तक ऐसा लगता है? हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड है, होप ये थर्ड वेव जो है वो माइल्ड रहे।
और खास करके जो रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह हैं, वहाँ अभी भी ओपनिंग अप ग्रेजुअली हुई है। तो अगर पेंटअप की बात करें, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, तो अभी तो काफी स्कोप है उसमें। एक्चुअली ना एक सेगमेंट आपसे ऐसा जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने बताया कि बैंकिंग अच्छा है, ऑटोज अच्छा है, इंफ्रा में आपको काफ़ी दम है। जहाँ पर आपको वैल्यू अनलॉकिंग थोड़ी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा जल्दी दिखती है, वो पर्टिकुलरली सेगमेंट कौन सा हो सकता है? वो चाहे गवर्नमेंट के एंड पे है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के एंड पे है, जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग अच्छी दिख सकती है। वैल्यू अनलॉकिंग तो स्पेशल सिचुएशंस में होती है, वो तो केस टू केस देखना पड़ेगा। बट अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो जो बैंकिंग इंडेक्स है लास्ट 2-3 महीने में जिस तरह से अंडर परफॉर्म किया है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्योंकि अगर एसेट क्वालिटी वगैरह के जो कमेंट्री देखे, ट्रेंड्स देखे लास्ट 2-3 क्वार्टर में, तो अच्छा ही रहा है। मेरे ख्याल से एफआईआई की सेलिंग की वजह से जब होती है, तो काफी सारा जो 40% वेट है बैंकिंग इंडेक्स का है निफ्टी में, तो उसकी वजह से शायद स्टॉक्स प्रेशर में रहे हैं। तो रिलेटिव वैल्यू मुझे लग रहा है बैंकिंग में अच्छी क्रिएट हुई है। एंड प्लस मैंने जैसे बोला, कार्स वगैरह में जो है वो 2-3 साल से डिप्रेस है इस सेगमेंट, तो उसमें भी काफी रिलेटिव वैल्यूएशंस, अगर पीक डिमांड और पीक मार्जिन देखें तो बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है अर्निंग्स ग्रोथ का। ऑलराइट, मेरा एक और ओपिनियन आपसे लेना चाहेंगे कि आप किस तरह से, हालांकि आप ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, पर होम ग्रोन प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हो, टेक्सटाइल ओरिएंटेड सेक्टर हो, जहां पर भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, वहां किस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशंस है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम देवेना मेहरा से बात कर रहे थे, तो वो भी बहुत बुलिश थी इस पूरे थीम पर। हाँ बिल्कुल। तो इसमें वैसे देखें तो जो कंपनीज हैं जो बेनिफिट होंगी वो मोस्टली छोटी कंपनीज हैं। ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-3 कंपनीज बड़ी हो गई हैं, लेकिन उसमें जो है सब सेगमेंट्स में जाके देखना पड़ेगा, और स्टॉक पिकिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ थिंग। बट ओवरऑल अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो इनका इनका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इम्पैक्ट आएगा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा बहुत आएगा, प्लस जॉब क्रिएशन में इम्पैक्ट आएगा। उस तरह की जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो बेटर रहेगी। अब दो सेगमेंट पे मेरे को पर्टिकुलरली आपसे पता करना है। एक जहाँ पर कॉस्ट सेंसिटिव एरियाज बहुत हैं, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। क्योंकि आपको पता है 2021 के अंदर अगर सेल्स अच्छी हुई हैं तो ये बात भी उतनी तय है कि कॉस्ट भी उतनी अच्छी बढ़ी है। तो ये सिनेरियो आगे भी ऐसे रहेगा, कॉस्ट सेंसिटिव रहेंगी ये सारी कंपनीज, जैसे कि वाइट गुड्स है, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज है, ये अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये जो कॉस्ट बढ़ती है ना, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ये थोड़ा साइक्लिक इन नेचर होती है, ये एक दिन में कम नहीं होती सारी कॉस्ट। बिल्कुल। उसमें अगर देखें तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उसमें पास ऑन करने की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो टू सम एक्सटेंट लिटिल मोर टीयर 2 टीयर 3 एंड अर्बन रहती है। एफएमसीजी में हमने देखा है कि जो पास ऑन करने की क्षमता है वो थोड़ी कम है। तो लास्ट अगर 2-3 क्वार्टर्स के नंबर देखें तो एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन थोड़े ज्यादा प्रेशर में रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो काफी सारी जो फूड कमोडिटीज हैं उसका प्राइस धीरे धीरे करके ग्लोबली भी नीचे आ रहा है। तो मे बी जो मैक्सिमम प्रेशर था मार्जिन पे वो शायद अब ना रहे। लेकिन शायद ये क्वार्टर में हमें बेनिफिट्स ना दिखे लो कमोडिटीज प्राइसेस के, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो टिपिकली 3-6 महीने के होते हैं, तो जो रिप्राइसिंग डाउन या अप उसको थोड़ा लैग होता है। तो मे बी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में हमें मार्जिन स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे। मीर, आप इनफैक्ट हम यहाँ स्क्रीन पर भी व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं कि इस साल मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सारे स्पेसेस हैं, स्पेशली स्मॉल कैप ने लगभग 250% तक के रिटर्न दिए इस साल। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चर्निंग देखने को मिलेगी 22 में, जहां लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस होगा? लार्ज कैप ने परफॉर्म किया है, बट लेकिन उस स्पेस से परफॉर्म नहीं किया जिस स्पेस से मिड कैप और स्मॉल कैप ने इस साल परफॉर्म किया। व्हाट वुड बी योर व्यू इन दिस? हाँ, वैसे मिड कैप में द नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्टॉक पिकिंग का स्कोप तो हमेशा अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर इंडेक्स लेवल पे देखें, इन जनरल देखें, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है ये साल। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में बेटर हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने जो सेलिंग देखी है लास्ट थोड़े महीने में, वो एफआईएस की तरह से काफी दिख रही है। और एफआईएस टिपिकली लार्ज कैप्स होल्ड करते हैं, तो लार्ज कैप्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एफआईएस सेलिंग की वजह से। ऑन द अदर साइड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी बुलिश हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा आ रहा है,
प्लस डायरेक्ट अकाउंट्स डीमैट के इतने ट्रेडिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहते हैं रिटेल खास करके, वो स्मॉल कैप में ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो एक तरह से हमने स्मॉल कैप में और मिड कैप में सेलिंग नहीं देखी है, लार्ज कैप में देखी है, और जिस तरह से परफॉर्म किया है वो हमें दिखा रहा है कि रिटेल इंटरेस्ट शायद थोड़ा ज्यादा थोड़ा यूफोरिक हो गया है इन द मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो आई वुड प्रिफर लार्ज कैप्स रिलेटिवली। मेरे एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। एक्चुअली आप क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, तो मेरे को पता है कि आप थोड़ा ज़्यादा कॉशियस और ज़्यादा कंप्लायंस भी फॉलो करते होंगे। तो ये जो नए एज की कंपनीज़ हैं जिनके टिपिकली पीयर्स नहीं मिलते, जिनकी वैल्यूएशन को थोड़ा जज करना भी मुश्किल होता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं बीइंग एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और बीइंग एज एन मतलब फंड मैनेजर? आप इन कंपनीज पे अपना व्यू पॉइंट कैसे रखते हैं, कैसे ढूंढते हैं, कैसे जज करते हैं, कितने पोर्टफोलियो का आपने डिज़ाइन किया हुआ है कि हाँ इतना पैसा हम इनके अंदर भी डाला करेंगे? देखिए, हम अभी भी ये जो सेगमेंट्स है न्यू बिजनेस मॉडल्स, उसमें कंज्यूमर आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, काफी अलग अलग कंपनीज हैं। तो कोई एक ढांचे में उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और हम भी फ्रैंकली स्पीकिंग बोले तो हम भी लर्निंग फेज में ही है। इस तरह के बिजनेस मॉडल जो डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स है वो पहली बार आए हैं। तो हम व्हेन यू आर इन अ लर्निंग फेज, तो जो रिस्क होता है वो मेजर करके लेते हैं, कम लेते हैं। तो एक्सपोजर हमारा है, लेकिन काफी लिमिटेड है, बिकॉज हम अभी भी इसको वैल्यूएशंस कैसे करें वो आपकी तरह हम भी ग्रैपल कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो लर्निंग विद द मार्केट। एक चीज हम जो देखते हैं ये सब में कि दो तीन चीज है वो जो जो हम अभी तक देख पाए हैं। एक तो डेफिनेटली ये अच्छी कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है डिसरप्टिव है, न्यू है, तो देयर इज नथिंग टू से दैट ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। आई थिंक सस्टेन तो करेंगी काफी सारी कंपनी इसमें। सेकंड इज साइज ऑफ द मार्केट क्या है, बिकॉज ये नए बिजनेस मॉडल्स हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो भी डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, और जो हम मार्केट की साइज है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये एक हमें सीखने को मिला है कि मार्केट साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड ये है कि टिपिकली ये जो डिस्टर्बिव मॉडल्स हैं उसमें विनर टेक्स ऑल होता है। तो उसमें एक भी जो सेगमेंट है, कोई भी सेगमेंट आप पकड़ लीजिए, उसमें एक या दो ही कंपनी सर्वाइव करेंगी। तो हम ये बेट करेंगे कि जो सबसे बड़ी कंपनी है और जो सबसे इनोवेटिव है उसी पे फोकस करें, ना कि उसको ज्यादा स्प्रेड आउट करें इनटू टू मेनी स्टॉक्स अक्रॉस इन वन सेक्टर। तो ये दो तीन गाइडलाइंस लेके हम चल रहे हैं। ठीक है मीर, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमेशा की तरह जैसे आप खुल के अपनी बात को रखते हैं, आज भी आपने वैसे ही रखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, आपको भी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।